अस्सलाम वालेकुम। तो अब आज हमने रिज्यूम करनी है अपनी कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो हम टॉपिक कर रहे थे उसको। तो जो नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है वो है बाय ट्रेसिबिलिटी, या इसको आप बाय नेचर भी कह सकते हो। बाय ट्रेसिबिलिटी क्लासिफाई करना या बाय नेचर क्लासिफाई करना एक ही बात है। तो यहाँ पे अब सवाल है कितनी कैटेगरीज होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ दो कैटेगरीज हैं। जैसे हमने जो है पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था, हमने बाय एलिमेंट या बाय टाइप क्लासिफाई किया था। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, तीन कैटेगरीज हमने बनाई थी। इन तीन तीन तरह के डब्बों में से किसी एक डब्बे में हम किसी भी कॉस्ट आइटम को हम डाल देते थे। फिर उसके बाद हमने बाय फंक्शन क्लासिफाई करना सीखा था। उसमें क्या करते थे, हम जितने भी बिजनेस फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उन फंक्शन के हिसाब से हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर लेते थे। यहाँ पे क्या है, बाय ट्रेसेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा थोड़ी सी जो आप कह सकते हो डिफिकल्ट जो लगती है स्टूडेंट्स को वो ये वाली लगती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके लिए आसान बना दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, बाय ट्रेसेबिलिटी में सिर्फ दो डब्बे हैं। आसान सी बात, सिर्फ दो ही डब्बे हैं। तो क्या है वो डब्बे, उन दो डब्बों के नाम क्या हैं। एक का नाम है डायरेक्ट कॉस्ट, पहले वाले बॉक्स का नाम है डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरे वाले डब्बे का नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं। तो अब सवाल ये है क्या है डायरेक्ट कॉस्ट और क्या है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो उसके लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं। तो कॉस्ट्स दैट कैन बी easily and economically traceable in production of a specific unit. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। ये है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। तो लंबी सी डेफिनेशन है, मैं आपको समझाता हूं इसमें। इनडायरेक्ट कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है, बस कैन नॉट कवर्ड आ जाएगा। चलें तो फिर अब इसको साइड पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। चलें तो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के लिए। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए आप देखें, लंबी सी डेफिनेशन है, एक बार मैं रीड कर लेता हूं। कॉस्ट दैट कैन बी इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल इन प्रोडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक यूनिट। तो अब इसमें सबसे पहला वर्ड हमने ये समझना है, वो है प्रोडक्शन वाला वर्ड। सबसे पहला वर्ड जो हमने समझना है वो है प्रोडक्शन वाला वर्ड। तो प्रोडक्शन में होनी चाहिए, मतलब क्या, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट के लिए पहली शर्त, पहली जो कंडीशन है वो हमने देख ली। वो क्या है कि डायरेक्ट कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। ठीक है, जो भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे मैं एक और मैं लिखता हूं। तो इंक्लूड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट में और क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, मतलब ये तो डेफिनेशन होगी। तो इंक्लूड क्या होता है, मतलब ये तो मैंने बताया इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या नहीं होती, इस डेफिनेशन में तो ये लिखा हुआ है कि जो इन कंडीशन पूरी नहीं उतरती वो असल में इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो मतलब कौन सी कॉस्ट ऐसी हैं जो इस कंडीशन पे पूरी नहीं उतर रही। तो ऑल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इस कंडीशन पे पूरी नहीं उतरती, इस डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती, तो इसलिए वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट के होने के लिए वो प्रोडक्शन में होना जरूरी है, तो इसलिए सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होंगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। फिर अब आगे चलते हैं दूसरी शर्त पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वो है ट्रेसेबल। ट्रेसेबल होना। तो ट्रेसेबल होने का क्या मतलब है। तो उसके लिए अब मैं यहां पे लिखता हूं, ट्रेसेबल कोई कॉस्ट कब होती है, जब उसका कॉस्ट पर यूनिट कैन बी, या ऐसे लिखते हैं एग्जैक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैन बी फाउंड। आप एग्जैक्ट कॉस्ट पर यूनिट फाउंड कर सकते हो किसी कॉस्ट के लिए, तो वो कॉस्ट क्या होगी, ट्रेसेबल होगी। कैन बी फाउंड पर यूनिट, ठीक है, मतलब एक यूनिट के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट अगर आप एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हो तो फिर वो कॉस्ट क्या होगी, ट्रेसेबल होगी। अच्छा, फिर नॉट ट्रेसेबल कौन सी कॉस्ट होती है। नॉट ट्रेसेबल कौन सी कॉस्ट होती है, जहां पे कॉस्ट पर यूनिट नीड्स टू बी एस्टिमेटेड। जब जहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको कॉस्ट पर यूनिट को एस्टिमेट करना पड़ रहा होता है, अंदाजा लगाना होता है। आप एग्जैक्ट नहीं, एक्यूरेट आप नहीं फाइंड कर सकते, आपके पास पॉसिबल नहीं है उसको एक्यूरेट एक्यूरेट फाइंड करना। तो क्या इसकी एग्जांपल है, सबसे पहले ट्रेसेबल कॉस्ट की एग्जांपल्स पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ आइकिया की। ऐसे ऊपर था आइकिया, उसको उठा के लाते हैं। तो आइकिया क्या है, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है।
ठीक है, एक आपके पास इंटरनेशनल ब्रांड है फर्नीचर का, तो इवन हर कंट्री में ही इसकी सेल्स हो रही होती हैं, तो पाकिस्तान में भी आपको आइकिया का फर्नीचर मिल जाता है, मतलब बहुत ही सबसे टॉप क्वालिटी का जो फर्नीचर होता है, तो टॉप क्वालिटी का जो ब्रांड है फर्नीचर में वो आइकिया है। तो अब आइकिया के लिए क्या कॉस्ट उसकी अकर होती होंगी? तो फॉर एग्जाम्पल उसकी वुड की कॉस्ट है, क्योंकि सारे फर्नीचर बनाता है, तो एक मेन कॉस्ट उसकी वुड की कॉस्ट होगी। तो वुड की कॉस्ट उसकी जो है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है कि, थोड़ा इसको सेट करते हैं। चलो, तो वुड की कॉस्ट जो है, वुड की कॉस्ट क्या उसने, फॉर एग्जाम्पल उसने परचेज किया, वुड परचेस्ड 100 मीटर्स एट डॉलर डॉलर 2 पर मीटर फॉर एग्जाम्पल। तो लेट्स अज्यूम हमने वुड परचेज किया आइकिया ने 100 मीटर्स एट डॉलर 2 पर मीटर। वन टेबल, 1 यूनिट ऑफ टेबल, या 1 यूनिट लिख लेते हैं सिर्फ, 1 यूनिट रिक्वायर्स 5 मीटर्स। क्या आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट, वो क्या आपकी अब एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट? क्या अब आप उसको एक्यूरेट फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो आप मुझे कहोगे, आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा, देखना कि अगर हम 100 मीटर्स परचेज कर रहे हैं, उसका रेट क्या है डॉलर 2 पर मीटर, और हमारे पास एक यूनिट पे 5 मीटर्स अगर लग रहा है वुड, तो इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, 5 × 2 हो जाएगी। कोई मुश्किल बात, बहुत आसान सी बात है। तो क्या अब सवाल ये है कि क्या ये जो $10 की कॉस्ट है, ये 5 × 2 करके, क्या ये कॉस्ट ट्रेसेबल है, क्या ये कॉस्ट एग्जैक्ट है, क्या ये कॉस्ट हमने एस्टिमेट की है? तो जवाब ऑब्वियसली क्या है कि ये कॉस्ट ऑब्वियसली ट्रेसेबल है, क्योंकि ये आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट पर यूनिट है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि आपकी एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, क्योंकि आपको कोई एस्टिमेट अंदाजा नहीं लगाना पड़ा। तो बस यहाँ पे ये बात थी। तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी क्या है, 5 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय डॉलर 2 पर मीटर। तो ये क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्ट है, तो उसका क्या मतलब है कि ये ट्रेसेबल है। फिर आप तो दूसरी एग्जांपल पे चलते हैं। तो वुड की कॉस्ट तो हमें पता चल गया कि वो ट्रेसेबल हो जाएगी। फिर अब बाकी एग्जांपल्स पे चलते हैं आईकिया से रिलेटेड। तो सिर्फ वुड की कॉस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं अकर हो रही होगी, और क्या कॉस्ट अकर हो रही होंगी आईकिया आईकिया में? तो उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो है, आप लोग एग्री करोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट क्या होगी, कारपेंटर की जो वेजेस हैं। तो कारपेंटर की वेजेस फॉर एग्जाम्पल उसकी इनकर होती हैं पेड एट $10 पर आवर। ठीक है, उसको आप $10 पर आवर आप उसे पे करते हो। जो एक यूनिट है आपका फर्नीचर का, फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल हो गया, चेयर हो गई, तो उस पर आपके फॉर एग्जाम्पल लगते हैं 2 आवर्स लगते हैं उसके। क्या अब आप कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हो उसकी? आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि अगर एक यूनिट पे अगर 2 घंटे लग रहे हैं, और आप उसको फर्नीचर और आप उसको कारपेंटर को आप पे कर रहे हो $10 पर आवर, तो आप मुझसे एग्री करोगे कि उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, $10 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स हो जाएगी। तो 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $10 पर आवर। क्या अब ये सवाल है, क्या ये एग्जैक्ट है? बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि एस्टिमेट हमने नहीं किया, हमें तो डायरेक्टली हमने हमें पता चल गया, हमें तो एग्जैक्ट अमाउंट पता चल गया। तो जब एग्जैक्ट है, उसका क्या मतलब है कि कॉस्ट ट्रेसेबल है। चलें, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई मुश्किल बात नहीं है ट्रेसेबल जानने के लिए। तो आपने जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये कि अगर तो मटेरियल की, अगर कोई मटेरियल की कॉस्ट है और उसकी अगर क्वांटिटी ट्रेस हो रही है एक यूनिट के अंदर, क्या बात कही है, मटेरियल की कॉस्ट है और उसकी क्वांटिटी ट्रेस हो रही है एक यूनिट के अंदर, ट्रेस हो सकती है या आप कर रहे हो ट्रेस, तो इसका क्या मतलब है, उस कॉस्ट आइटम की, उस मटेरियल कॉस्ट आइटम की जो कॉस्ट है वो भी ट्रेसेबल है। अगर मटेरियल की क्वांटिटी ट्रेसेबल है तो उसकी कॉस्ट भी ट्रेसेबल है। लेबर के केस में क्या याद रखना है कि अगर तो लेबर का टाइम ट्रेसेबल है पर यूनिट के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि लेबर की कॉस्ट भी ट्रेसेबल है। तो बस यहाँ पे ये बात थी, ठीक है। मतलब अगर आपने मटेरियल की क्वांटिटी ट्रेसेबल है तो कॉस्ट भी ट्रेसेबल हो जाएगी, अगर लेबर का टाइम ट्रेसेबल है तो कॉस्ट भी ट्रेसेबल हो जाएगी, क्योंकि आप फिर मेजर कर सकते हो, एग्जैक्ट कॉस्ट को आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, फिर अब ऐसी एग्जांपल पे चलते हैं कि जहां पे ट्रेसेबल नहीं होती है। तो उसमें अब फॉर एग्जांपल आपने जो है रेंट पे किया $2000 पर मंथ। तो अब आप क्या बता सकते हो, क्या आइकिया को ये पता होगा कि एक यूनिट पे कितना रेंट लग रहा है? ऑब्वियसली नहीं बता सकता, एक यूनिट पे कितना रेंट लग रहा है, अजीब सा सवाल है।
आप तो नहीं मेजर कर सकते ना कि एक यूनिट पे कितना रेंट लग रहा है। तो उसका क्या मतलब है, जब आप मेजर नहीं कर सकते तो आपकी कॉस्ट भी ट्रेसेबल नहीं होगी। ठीक है, ये वाली बात आप कह ही नहीं सकते। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी आपको नहीं पता, आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी। नीड टू बी एस्टिमेटेड। तो इसका क्या मतलब है कि वो है नॉट ट्रेसेबल। तो बस यहां से आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात। उम्मीद है आपको क्लियर होगी कि कौन सी कॉस्ट ट्रेसेबल है, कौन सी कॉस्ट ट्रेसेबल नहीं होती। तो मैं कुछ फर्दर एग्जांपल्स देता हूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जो आपका जो फर्नीचर है उसके ऊपर आप यूज कर रहे हो प्लास्टिक, यूज कर रहे हो, आपको पता है प्लास्टिक कितना यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर आप उसकी उसकी कॉस्ट क्या होगी, ट्रेसेबल होगी। आपका क्या पता कारपेंटर नहीं वर्क कर रहा, आपके कुछ इंजीनियर्स भी वर्क कर रहे हैं आपके फर्नीचर के ऊपर। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब जो आपकी इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं उनका टाइम अगर ट्रेसेबल होगा तो क्या होगा, तो उनकी कॉस्ट भी ट्रेसेबल हो जाएगी, उनकी वेजेस भी ट्रेसेबल हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह अब एक और एग्जांपल पे आते हैं कि जैसे सुपरवाइजर की वेजेस हैं, सुपरवाइजर की सैलरी है, क्या वो ट्रेसेबल होगी? तो ऑब्वियसली वो नहीं होगी ट्रेसेबल। क्यों नहीं होगी ट्रेसेबल? क्योंकि सुपरवाइजर का आपको टाइम ही नहीं पता एक यूनिट के हिसाब से कितना सुपरवाइज कर रहा है, एक यूनिट को कितनी देर सुपरवाइज कर रहा है। तो जब टाइम नहीं ट्रेस हो रहा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी नहीं ट्रेस हो रही है। तो आपने क्या रूल याद रखना है कि ट्रेसेबल आपकी कब होती है कोई कॉस्ट, जब एग्जैक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैन बी फाउंड, और ट्रेसेबल कब नहीं होती, जब कॉस्ट पर यूनिट आपको एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ रही हो। तो बस यहाँ पे ये बातें थी। तो बस आपने एक और बात ये याद रखनी है कि मटेरियल के केस में अगर क्वांटिटी ट्रेस हो जाए तो कॉस्ट ट्रेस हो जाती है, लेबर के केस में अगर टाइम ट्रेस हो जाए तो कॉस्ट ट्रेस हो जाती है। तो मतलब ट्रेसेबल हो गई कॉस्ट, तो इसका मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब वो फिर अब आपके पास दूसरी शर्त भी है, प्रोडक्शन में होना भी जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्विक एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप सेल्समैन को आप कमीशन पे कर रहे हो $5 पर यूनिट, तो देखो क्या ये अब कॉस्ट डायरेक्ट है? आप कहोगे ट्रेसेबल तो है, बिल्कुल ट्रेसेबल है क्योंकि आपको पर यूनिट के हिसाब से आपको पता है। तो क्या अब ये कॉस्ट डायरेक्ट है? नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं है। क्योंकि सेल्समैन को जो आप कमीशन पे कर रहे हो ये किसकी कॉस्ट है, सेल्स की कॉस्ट है ना। तो प्रोडक्शन की तो कॉस्ट नहीं है, तो पहली शर्त पूरी नहीं उतर रही है। तो आपने डायरेक्ट कॉस्ट होने के लिए पहली शर्त प्रोडक्शन देखनी है, क्योंकि ये सबसे आसान शर्त है, इसलिए आपने सबसे पहली शर्त प्रोडक्शन देखनी है, दूसरी शर्त पर आपने ट्रेसेबिलिटी देखनी है। ठीक है, अब ऐसे हो सकता है कोई कॉस्ट प्रोडक्शन में हो लेकिन ट्रेसेबल ना हो, तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल मिल जाती है, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, जैसे यूटिलिटी बिल्स हो गए। यूटिलिटी बिल्स ट्रेसेबल नहीं है पर यूनिट, आपको नहीं पता कि एक यूनिट पे कितनी बिजली लग रही है, कितने बिल लग रहा है आपका। तो बिल्कुल आपको नहीं पता, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा। रेंट का भी पर यूनिट आप अंदाजा लगाते हो, एस्टिमेट करते हो। असल में आपकी हमारे कोर्स में एक पूरा चैप्टर है ओवरहेड्स के नाम से, उसमें हम पर यूनिट ओवरहेड का को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ओवरहेड के नाम से चैप्टर है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम कॉस्ट पर यूनिट ओवरहेड वाली हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, अंदाजा लगा रहे होते हैं। तो उसको आपको एस्टिमेट करना पड़ रहा होता है, जो आपकी ओवरहेड्स वाली कॉस्ट होती है उसको पर यूनिट के हिसाब से। डायरेक्ट कॉस्ट तो आपको बाय डेफिनेशन ही ट्रेसेबल होती है, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट कॉस्ट पर यूनिट आपको आसानी से आपको पता होता है, आपको आपको अवेलेबल होता है। चलिए फिर अब तीसरी शर्त पे जाते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट कॉस्ट में। तीसरी शर्त यहाँ पे क्या है कि इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल होनी चाहिए। मतलब अब इसका ये है कि अब फॉर एग्जांपल अब जो आइकिया है, तो अब उसने जो फर्नीचर जो बना रहा है उसके ऊपर जो जितने स्क्रूज लग रहे हैं, बोल्ट्स लग रहे हैं, उसका भी क्या उनको वो ट्रेस कर सकता है एक यूनिट के हिसाब से? क्या उनकी कॉस्ट की क्वांटिटी का उसे पता है? तो आप कहोगे हाँ पता ही होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो आपका टेबल जो बन रहा है तो उस पर कितने स्क्रूज लग रहे हैं, कारपेंटर को पता होगा कितने स्क्रूज लगने हैं, ऐसे तो नहीं बस सोचे समझे बगैर बस लगा देता है, उसे पता होगा कि कहाँ पे कितने स्क्रूज लगाने हैं। तो स्क्रूज तो मैयर हो रहे हैं, लेकिन क्या उसकी कॉस्ट को ट्रेस करने का कोई फायदा है? क्या उनको ट्रेस करने का, गिनने का फायदा है कि मैंने उस आइटम में, मैंने उस यूनिट में इतने स्क्रूज लगाए थे, इसमें इतने यूनिट, इसमें इस यूनिट में मैंने इतने स्क्रूज लगाए, इतने बोल्ट्स लगाए हैं, क्या कोई फायदा होगा? तो आप एग्री करोगे मुझसे कि नहीं होगा इसका कोई फायदा, क्योंकि बहुत ही लो वैल्यू आइटम है। क्योंकि स्क्रूज बोल्ट्स वगैरह बहुत ही लो वैल्यू आइटम है, इसलिए उनको ट्रेस करने का फायदा ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आपके पास इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल होना जरूरी है। मतलब जिस चीज को आप ट्रेस कर रहे हो, जिस कॉस्ट आइटम को आप ट्रेस कर रहे हो, तो उसको आपको ट्रेस करने का फायदा भी होना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये बात थी। तो और कोई एग्जांपल मैं देता हूँ ऐसी कॉस्ट के जो कि ट्रेसेबल हो लेकिन वो इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल ना हो, तो उसकी और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ग्लू हो गई फॉर एग्जांपल। तो ग्लू आपकी ज़ाहिर यूज हो रही होगी, लेकिन सॉरी वो तो ट्रेसेबल भी नहीं होगी से, तो ये भी बात है, मतलब वो तो ट्रेसेबल भी नहीं होगी। तो ऐसी ऐसी कॉस्ट की कम एग्जांपल होती है कि जो ट्रेसेबल हो लेकिन इजीली एंड इकोनॉमिकली ट्रेसेबल ना हो। तो बस आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट होने के लिए उसका वैल्यू थोड़ा वर्थ होनी चाहिए आइटम की, मतलब बहुत ही अगर लो वैल्यू आइटम है तो वो हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट में चली जाएगी। तो अब यहाँ पे बाकी चीजें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऑल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में चली जाती हैं। दूसरी किस तरह की कॉस्ट जाती है? नॉट ट्रेसेबल कॉस्ट, वो कहां पे चली जाएंगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट में।
तीसरी कौन सी, लो वैल्यू आइटम्स, सारे के सारे लो वैल्यू आइटम्स इनडायरेक्ट कॉस्ट में चले जाएंगे, बस ये रूल आपने याद रख लेना है। इवन कि अगर आप उस लो वैल्यू आइटम को ट्रेस कर भी सकते हो, प्रोडक्शन में भी हो, लेकिन अगर उसकी वैल्यू ही बहुत कम है तो फिर आपने उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट में डाल देना है। इसकी एग्जांपल है नेल्स, स्क्रूज वगैरह। तो बस अब इसमें ये बात थी, ठीक है। तो ये बाकी जो है एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है। मजीद इसमें मैं कुछ वर्किंग करता हूँ, तो मजीद इसमें एग्जाम्पल सीखनी है। ये वाला टॉपिक याद रखना है आपने कि ये वाला टॉपिक आपको तभी क्लियर होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने एग्जाम्पल्स बस आपको पता होनी चाहिए, आपका टॉपिक क्लियर होता है। तो इसकी बहुत सारी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको जब आप असाइनमेंट अटेम्प्ट करोगे, लेक्चर में मजीद एग्जाम्पल सुनोगे, तो आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक बहुत क्लियर हो, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी बेसिस है, बेसिक्स हैं आपकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मतलब ये आपकी बुनियाद है, उसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बिल्ड करेगा। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं जब तक डाटा को सेट कर लूँ यहाँ पे।